आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। देश में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में की 96 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 40 में से 5 सीटों पर, झारखंड की 14 में से 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों पर और महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके अलावा उड़ीसा की 21 में से 4 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन मुद्दा वही है कि आखिर अब चौथा चरण जो है वो किसके पक्ष में जाने वाला है। इसको लेकर लगातार बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी भी लीडर की, तो उनका मानना है कि 3 चरण में भाजपा कहीं नहीं है और चौथे चरण में पूरी तरीके से भाजपा का सफाया हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात अमित शाह के बयान की करें तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो उन्होंने 400 का आंकड़ा रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसे पाने में कामयाब हो जाएंगे और 3 चरण में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, जिसे वो इंडी गठबंधन कहते हैं, वो कहीं नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें केसीआर की, बीआरएस की, तेलंगाना की सभी सीटों पर चुनाव है, 17 सीटों पर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं साउथ वाला जो है वो एक रहता है हमेशा से। साउथ का जो एक एरिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बना रहा है। कांग्रेस इसको अपना गढ़ मानती है या कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में आगे है। अब इस मामले में केसीआर का क्या स्टैंड है, वो पूरी तरह से कह चुके हैं, ना इंडी गठबंधन ना एनडीए गठबंधन, वो पूरी तरीके से अभी भी एक अलग फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। अब उनका फॉर्मूला क्या होगा, कितना कामयाब होगा, इन सभी मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और तेलंगाना के स्पोक पर्सन टी.आर. श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। श्रीनिवास जी, आपका इस्तकबाल है। जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक पर्सन सुजाता पॉल हमारे साथ हैं। सुजाता जी, आपका भी इस्तकबाल है। और बीआरएस के सीनियर लीडर हमारे साथ तेज सर्रार फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले सुजाता पॉल के पास आना चाहूँगा। सुजाता जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कर्नाटका, उसके अलावा तेलंगाना, ये ऐसी जगह है जहां पर आपकी सरकारें हैं और साउथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत रही है बनिस्बत बीजेपी के। लेकिन अगर इस बार की हम बीजेपी की तैयारियों को देखें, कहीं ना कहीं साउथ में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है सुजाता जी। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि दोबारा से आपसे एक बार जुड़े। इतने में श्रीनिवास जी से सवाल ले जाता हूं। लेकिन जहां तक मैंने सुजाता जी को समझा है, वो कह रही हैं कि आज तक जो प्रधानमंत्री हैं वो लोगों के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और आज जिस मुद्दों पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बोलते थे, आज वो महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। श्रीनिवास जी, आज सुजाता जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं, क्या आपका इस पे स्टैंड है? क्योंकि मुद्दे कहीं ना कहीं श्रीनिवास जी, सवाल जरूर उठता है सुजाता जी का, अगर जहां तक मैं उनको समझ पाया, वो मुद्दे इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि आज हम जो इलेक्शन देख रहे हैं वो इलेक्शन वाकई मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है। अगर आपने काम किया है, बीजेपी ने 10 सालों में काम किया है, तो क्यों मुद्दों से भटकने की जरूरत है? श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये डिबेट के लिए। मुद्दों पे हम हर बार रहे हैं। जो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का आया है, अलबत्ता अगर आप उसको देखें, उसमें बहुत सारी चीजें सवाल खड़े करते हैं और जनता के सामने इनका स्पष्ट होना लाजिम है। और जहां तक रही, हम मुद्दों पे नहीं बात करते, मुद्दों पे हम बात करते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड हमने हर बार पेश किया है, बार बार पेश किया है। और हमारी जो फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल से जल, जो राशन जो गरीबों के लिए, जो स्कॉलरशिप्स, एक्सप्रेस हाईवेज, इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल क्लाइमेट, ये सब चल रहा है एज ए पैरेलल एक्टिविटीज। आप देखिए, देखने का नजरिया है, कांग्रेस का हक है कि वो कुछ भी मुद्दा उठा सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर ग्राउंड हकीकत ये है, 2014 से फ्रेजाइल 5 से इकोनॉमी से अब नंबर 4 इकोनॉमी पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड लेवल पे। मैं समझता हूँ कोई भी एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी अगर देख रहा है
वो मेरी बात समझेगा। जब तक ग्राउंड लेवल एक्टिविटी में काम नहीं रहेगा, ये सब नहीं होगा। और जो जो कांग्रेस जो बोल रही है, हम मुद्दे से भटक के हम तो कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं। हम तो कोई गलत बोल नहीं रहे। माननीय राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे हैं, हम भी उनका जवाब दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाकई महंगाई के मुद्दे हैं वो आज गायब हैं पूरी तरीके से। हम बात करते हैं अगर डेवलपमेंट की, तो अगर आपने वाकई आपकी सरकार ने इतना डेवलपमेंट किया है तो क्यों मुद्दों को भटकाने की ज़रूरत है? जैसे अब चौथे चरण का चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं अब तेलंगाना की 17 की 17 सीटों पर चुनाव है और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी सीटों पर हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ तो कई जगह तो आपकी सरकारें हैं श्रीनिवास जी। फिर वहां उन सरकारों का काम प्लस केंद्र में अगर आपने काम किया है तो क्यों उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं जा रहे हैं कि देखिए भाई हमने ये किया है और हम इसको आगे ऐसे बेहतर कर सकते हैं? हेलो, देखिए महंगाई की जो बात कर रहे हैं, सुजाता जी आ रहा हूं मैं आप पे जी। वन ऑफ द लोएस्ट इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन है हमारे पास 4.6। जब यूपीए की सरकार थी, आप सोचिए वो 10 क्रॉस कर चुका था। और हमने बहुत मुस्तैदी से ऑयल प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में हमने उसको फ्यूचर ट्रेडिंग करके हमने उसको कंट्रोल किया है। और उसके हिसाब से हम उतना बढ़ने नहीं दिए जितना यूक्रेन क्राइसिस की वजह से होने की संभावना थी। सुजाता जी, और हमने बार बार हमने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जनता के बीच में लेके गए। सुजाता जी वो कह रहे हैं कि हम तो अपना जनता के बीच में प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और लेकर गए हैं। हमने बताया है कि जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। मैं सुजाता जी से जुड़ूंगा, इतने फैसल से एक सवाल ले लेते हैं। फैसल, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, क्या चल रहा है बीआरएस के दिमाग में? हम बात करते हैं अगर कहीं ना कहीं केसीआर की, और हम केटीआर के पिछले बयानबाजों की अगर हम बात करें बयानों की, तो कहीं ना कहीं केटीआर के और जो बयान हैं वो एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। वो न सिर्फ केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं तेलंगाना में भी सरकार बदलने की कोशिश की वो बात कर रहे हैं। ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा जबकि चौथे चरण का पूरा तेलंगाना का चुनाव है? तेलंगाना के चुनाव पर आपकी नज़र नहीं है और बल्कि बनिस्बत बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ काम चल रहा है। फैसल जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मुंसिफ टीवी को इस डिबेट के लिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीआरएस पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो क्लियर वे ऑफ अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यही है कि हम ना एनडीए के साथ हैं ना हम इंडिया के साथ है। तो हम जो है सो हमारा जो हम ये मानना है, हमारा अगर तेलंगाना में अगर तेलंगाना की अगर आवाज़ को और उसके मसले मसाइल को अगर कोई समझ सकता है तो वो अपनी खुद की रीजनल पार्टी है, वो बीआरएस पार्टी है। और पार्लियामेंट में जैसा कि हमारे पिछले बार में भी मैं यही बताया कि जैसा कि 2014 से लेके अब तक के देखा जाएगा तो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर तेलंगाना की तरफ से रेस किया गया वो बीआरएस के एमपीओं की तरफ से है। और सेकंड चीज, जब मैं एनडीए की अगर मैं बात करूंगा तो मैं सुन रहा था हमारे साथी को टीआर श्रीनिवास जी सर को, तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो मोदी की गारंटी की जो वेव चल रही है हिंदुस्तान भर में, कि बताया जा रहा है कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई अपने अब की बार मोदी की गारंटी बोल के ये जो बता रहे 400 पार पे भी आऊंगा मैं, बट ये मोदी की गारंटी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टीआर श्रीनिवास जी, जो 2014 से अब तक के जो आपके सेंट्रल में जो सरकार रह चुकी है, कुछ वादे कुछ गारंटीज भी दिए गए थे कि भाई हम जो है सरकार के जो फार्मर्स की जो है हमने डबल इनकम कर देंगे 2022 तक के। 2022 चलेगा, 2024 आ गया। हम जो है 2 करोड़ जॉब्स भी देंगे 2022 तक के बोल के, 2022 चलेगा, 2024 आ गया। हम जो है अपने हर एक जो है अपने पुअर्टी लाइन से जो नीचे है हम उसको एक पक्का घर देंगे बोल के बोले। आज तक किसी को भी घर नहीं मिला साहब। आप जो है बोले कि 2022 तक के हम जो बुलेट ट्रेन अगर ला देंगे पूरे हिंदुस्तान में। आप हिंदुस्तान देख रहा है कि बुलेट ट्रेनों का क्या हाल हो रहा है बनते के साथ, और अभी तक तो कोई बुलेट ट्रेन आई नहीं। आप बोले कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाऊंगा मैं हिंदुस्तान भर में बोल के, हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दूंगा बोल के। आप इस तो बोले अभी थोड़ी देर पहले कि भाई अच्छा इकोनॉमिस्ट, अगर कोई इकोनॉमिक से जुड़े हुआ अगर स्टूडेंट है तो मेरी बात को समझ सकेगा। मैं तो इकोनॉमिक से जुड़े हुआ नहीं हूं, मगर आप मेरे को ये समझाइए कि भाई 5 ट्रिलियन का आखिर जुमलेबाजी है या हो सकता नहीं हो सकता, ये बोल दीजिए, क्योंकि अब तक तो हम सुने तो हमको सिर्फ जुमलेबाजी दिख रही है चीज़ को, ये चीज़ तो। सेकंड चीज़ बोले कि आप जो है अपने
गंगा रिवर साफ कर देंगे, बोले गंगा का तो ये आलम है कि पूछो मत, आप जो है सो मैली पड़ी हुई है गंगा। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है श्रीनिवास जी, तो आप जो है सो उस पर आप जो है सो अपनी बात को रखिए। मेन मुद्दों से क्यों नहीं लड़ा जा रहा है इलेक्शन हिंदुस्तान भर में नरेंद्र मोदी जी का? मेन जो बेसिक एसेंशियल, जैसा कि हमारा इन्फ्लेशन है, हमारी जो है आए दिन जो है सो महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल प्राइसेस, क्रूड ऑयल का क्या रेट चल रहा है, क्यों क्रूड ऑयल में जो है पेट्रोल और डीजल का रेट कम नहीं हो रहा है, इस पे बात करिए। एजुकेशन सिस्टम में क्या जो है सो आप इंप्लीमेंट, क्या अच्छा कर सके आप एजुकेशन सिस्टम में, कौन सा एक अच्छा कॉलेज, कौन सा एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, कौन सा अच्छी यूनिवर्सिटी बना सके आप, इस पे बात करिए श्रीनिवास जी। आप जो है सो वो योजना ये योजना बोल के बोलते, हम आरटीआई फाइल करें तो हमको आरटीआई का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। श्रीनिवास जी आप इससे पहले भी बोले थे कि भाई मेरे को फलाना चीज कोट करो आप जो है सो अपने ट्विटर पे, बोल के मैंने कोट की श्रीनिवास जी। ठीक है, मैं श्रीनिवास जी मैं चाहूंगा कि आपने फैसल के जो सवाल सुने या फैसल की जो बात सुनी उसका जवाब दें, लेकिन मैं सुजाता पॉल से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सुजाता जी अभी श्रीनिवास जी कह रहे थे कि यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुमकिन थी जो नहीं हो पाई, हमने उसको कंट्रोल किया, ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि जो है चीज़ों को बेहतर ढंग से हम लेकर साथ चल रहे हैं। देखिए, आप हंसाते हैं और बहुत ही प्रधानमंत्री जी उन्हें लगते हैं, देखिए मात भी लगा जाती है तो कुछ जब अपने सब मेरे साथ चादर चढ़ाने हजारों पर, तो ये लेकिन आपको एक न्यूज चाहती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता को शायद ये पता, क्योंकि उन्होंने ये 5 ट्रिलियन की बात करी ना, बता रही हूँ क्योंकि डेटा जो है उसे आया, देखिए क्या लिखा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत जो है 3 लार्जेस्ट 2000 इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2011 वर्ल्ड बैंक जी। यस, तो तीसरी इकोनॉमी हम शायद पता नहीं आज ये ले आए 2000 में या वापस पहुंच और फिर वापस तो हमें ना हम 2000 से दिखा चुकी हूँ तीसरी लार्जेस्ट हम 2000 में। आप लगते हैं ये कहना चाहते हैं गलत है, झूठ में मोदी जी के अलावा नहीं, लेकिन बेरोजगारी की बात सबसे महत्वपूर्ण आती बीआरएस के उन्होंने बोली बताई, यही चाहूं आगे बढ़े गलत बातों में आ, क्योंकि देखिए समझ जाएंगे भी पार्टी बदल लेंगे। बी फॉर आर फॉर एस एस, इसी से भी आप समझ गए कुछ भी बोलते रहिए। सुजाता जी इसका जवाब मैं दूंगा आपको, मैं आऊंगा आप सब लोग के पास। कुछ भी संडे नाइट डिबेट की संडे नाइट कॉमेडी चल रही है जी, जो है ना जो कह रहे जाके मत मुस्लिम भाई, तो दूसरीकरण की ये तो कभी वाजपेयी की वो ऐसा करते नेता थे वाजपेयी, और अगर नहीं थे के प्रवक्ता के नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी से, अगर वो है आज हिम्मत है तो मैं जरूर ये बहुत बात कही, लेकिन बात करते हैं तो सारी, क्योंकि शाखा ना मांसाहारियों को तो बीफ एक्सपोर्ट शाकाहारी प्लेट है 8% महंगी हो गई, खाने का 70% महंगी, और ये रिपोर्ट सरकार क्या है तो ये जानना कि आज क्या त्रस्त है इन्वेस्टरों की क्यों नहीं, तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं की तरफ बात करते तो हमारे बात बोलते भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं हिम्मत है वेट करो, पर कोई जवाब नहीं। अब ये बात आ रही है कि राहुल गांधी और जी डिबेट कर पहले नहीं होगा, ठीक है लेकिन कम से एक तो डिबेट करते
चलिए मैं ये सवाल ले लेता हूं। श्रीनिवास जी, वाकई आजकल ये जो है बड़ा चर्चा का मुद्दा है। राहुल गांधी एक सब अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पीएम मोदी मुझसे डिबेट करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या वाकई पीएम मोदी जिस तरह के वक्ता हैं, क्या वाकई राहुल गांधी से डिबेट नहीं कर पाएंगे? इससे पहले सुजाता पॉल जी का एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। जी जी जी। 2011 में इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्ल्ड्स एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टमेंट। ये इनको स्पेसिफिक होना चाहिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जो ये दिखा रहे हैं। तो अगर यही होता वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कांग्रेस क्लेम कर रही है, 2014 में सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हमको फ्रेजाइल 5 के इकोनॉमी में डाला था, यानी 6 महीने के अंदर कटोरा हाथ में था। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी का लेमैन टर्म्स पर ये था। और हमारे फैजल साहब ने मेरे को जो पूछा, जो क्या किया, क्या नहीं किया, 33.9% एम्प्लॉयबल यूथ 2014 से 51.3। आपको सैलरीड जॉब्स 2014 पे 19.2 करोड़ प्लस 8.6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जॉब नॉन ईपीएफ एंटिटीज, 61.4 करोड़ पॉपुलेशन एम्प्लॉयबल। आपको ये भी पता है हमारा कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम कृषि और कृषि रिलेटेड एरिया से एम्प्लॉयमेंट होती है। अब मैं लेता हूं सुजाता पॉल जी का डिबेट का क्वेश्चन। मैं यही बोलूंगा, राहुल जी पहले अर्नब गोस्वामी से जरा 2 घंटे इंटरव्यू लीजिए, फिर देखते हैं ना। तो अर्नब गोस्वामी क्या बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि उनसे बात करेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। जब हमारे माननीय राहुल जी वो एक 1-to-1 अनप्रिपेयर्ड क्वेश्चंस और जो हमको हमारे पर तंज कसा जाता है, वो खुद जाके बैठे, फिर देखिए दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब देखेंगे। दो हाथ जो डिबेट बोले, पहले अब हमारे बाकी नेताओं से तो निपट लो। ठीक है सुजाता पॉल जी, वो कह रहे हैं कि पहले जो है हमारे बाकी नेताओं से निपट लो, उसके बाद में जो है वो पीएम मोदी के लेवल तक पहुंचना। जी देखिए यही तो है, जब कोई अपने आप को भगवान समझने लगे और कह रहे हैं कोई कि ये तो विष्णु के अवतार है, कोई कह रहा है ये भगवानों के भगवान है, तो मोदी जी कैसे ना समझे अपने आप को भगवान और कैसे सुने किसी की वो बात। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा भाई, आज वो कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, और कैंडिडेट तो राहुल गांधी भी। तो भाई एक कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट के साथ वार्ता क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मोदी जी सोचते हैं कि उससे बड़ा कोई नहीं है। ये है दिक्कत। मगर जनता जनार्दन होती है। हमारे देश का संविधान कहता है कि जनता ने ही इस संविधान को, इस देश को दिया, और जनता ही कह रही है कि इस संविधान के तहत आपको हमारी बात सुननी चाहिए। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने कुछ आंकड़े गिनाए, कुछ लिखित ताकत पता नहीं क्या उसमें पढ़ देते हैं। सच्चाई ये है कि अगर आप आंकड़ों पे भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या कह रही है और हमारे मैनिफेस्टो क्या कह रहा है। ये बता दीजिए भाई साहब कि 30 लाख सरकारी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की वेकेंट क्यों पड़ी? हमने वादा किया है कि 15 नहीं, यही तो तरीका है। रिजर्वेशन कहाँ होता है? रिजर्वेशन तो नौकरियों में, जब नौकरियां ही नहीं भरी जाएंगी तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जो आपके तमाम कैंडिडेट और नेता कह रहे हैं कि संविधान पर प्रहार और आरक्षण को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है भाजपा अगर दोबारा सरकार में आई, लेकिन कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वही घिसा पिटा रहा है, वही घिसा पिटा नहीं है। पूछिए जनता कुछ नया बोलिए। राहुल जी कुछ ना कुछ एनजीओ से लिख के लाते हैं और आप यहाँ पे बोल रही हैं। यहाँ कोई 7 महीने रखते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात क्लैरिफाई कर दिया, आरक्षण खत्म नहीं होगा। जवाब नहीं किया कि जो 8% शाकाहारी थाली का दाम बढ़ गया है, साथ में अगर मैं टमाटर की बात करूं, प्याज की बात करूं, आलू की बात करूं, तो इनकी कीमतों में 40% बढ़ा है। और आपको पता है ना कि जब शॉर्टेज हुई थी और महंगा हो गया था प्याज दिसंबर में, तो आपने कहा था कि इनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिर भी मार्च 31
प्रतिष्ठा की इस बात को बढ़ाने के बावजूद कि हम नहीं करेंगे, हमने 40 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में खरीदा प्याज, जबकि प्याज की फसल अप्रैल मई में होती है तो 15 से 20 रुपए पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि आपने कंटिन्यू किया। जब बवाल मचा तब जाके अभी रिसेंटली रोका गया। मालूम है आपको, अगर आप दाल की कीमतें देख लीजिए 20% वो बढ़ गया, आप चावल की कीमतों को देख लीजिए 15% वो बढ़ गया। 80 करोड़ को तो गरीब आपने बना ही दिया ना, 80 करोड़ को तो मुफ्त का राशन दे रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे ना। किसने बनाया था? ओरिजिनल धरोहर किसकी थी? कांग्रेस की थी। नहीं, ओरिजिनल कांग्रेस की धरोहर तो थी। हो गया, बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग अगर कांग्रेस ने 1947 से काम किया होता, की तैयारी करिए और अगले देश में आप राउट आउट हो रहे हैं, आपको जनता नकार रही है और मोदी जी जा रहे हैं। और ये बताइए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, आखिर क्या चल रहा है नागपुर और उनके बीच में? क्या चल रहा है भाई साहब? एक ये, और दूसरी बात, ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने इंटरव्यू देखा होगा इंडिया टुडे पे। राजदीप साहब ने जैसे ही उससे पूछा योगी आदित्यनाथ के बारे में, उन्होंने कहा मुझे नहीं बात करनी इनके बारे में और मुझे फंसाओ मत। क्यों भाई? वो तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में बात नहीं करनी ब्रिजभूषण शरण सिंह को। यही तो खेल था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा करने की कोशिश थी, क्योंकि ब्रिजेश पाठक से वो इनको पीछे नहीं हटवा पा रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भारी पड़ रहे थे। और योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के लिए आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह को शरण दी और ब्रिजभूषण सिंह की शरण में आप कहते हैं सुजाता जी आ रहा हूँ। आपकी विंडो में भी कोई और भ्रष्टाचारी बैठा हो। सुजाता जी आ रहा हूँ मैं। आपको श्रीनिवास जी इसका जवाब दे दीजिए, मैं फैसल के पास जाऊंगा, फिर मैं फैसल से सवाल लूंगा जी। इनका एक ही टर्म मैं बोलूंगा, ये सब कहानियां हैं, मन गढ़ंत कहानियां हैं। इनके जो नहीं, लेकिन श्रीनिवास जी मैं इनके लिए खेलते हैं ना मीडिया में एंकर सोशल मीडिया में, वही बोल रही है, कोई फर्क नहीं है। रोते चैनल पे जोर रहे थे, मैं तो माँ गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा ने मुझे कर दिया, ये कह रहे हैं और रो कहे रहे हैं। अभी पीछे भी रोएंगे, चिंता मत करिए। अभी रोना भी है, यही कुछ कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ। आप तो हैदराबाद में हैं, मुझे बताइए कि वहाँ पे मुसलमान रहते वो घुसपैठी है, बताइए जवाब दीजिए ना, ये दोनों घुसपैठी बैठे थे क्या? देखिए ये बिहार हो सकते, मेरे छोटे भाई मेरे बेटे होते हैं और ठीक है। मैं फैसल से भी एक सवाल ले लेता हूँ। फैसल, आपने सुना कि वो तो अभी सुजाता पॉल जी हमारे जो पिछले सवाल का जवाब दे रही थी, उन्होंने टीआरएस और आरएसएस और बीजेपी सबके संबंध में निकाल दिए। क्या वाकई ऐसा कुछ ए बी टीम का मसला है? क्योंकि लगातार हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहले एआईएमएम को ए टीम बी टीम बताया जाता है, फिर जो है बीआरएस और उसका कनेक्शन निकल जाता है। इधर अगर कविता पे कार्रवाई होती है तो फिर आप रोते हैं बीजेपी के लिए। ये मसला क्या है असल में? देखिए, मसला कुछ भी नहीं है। ये मसला पूरा तेलंगाना जानता है और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो सो सुजाता जी बहुत अच्छा जो सो अपने एक आर्ट रखे और जो सो बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस भी दे रहे थे माशाल्लाह से। बट ये मैं ये बताना चाहूँगा, ये आर्ट और आर्टिस्ट का जो सो ये पप्पू का काम है, जो आपके नेशनल लीडर के फेस पे जो दिख के आता है कि जो ये पप्पूगिरी जो दिखा रहे हैं ना आप आके यहाँ पर बैठ के कि भाई आप बोल रहे हैं कि बीआरएस का ये फुल फॉर्म है। हम तो नहीं बोले ना भाई कांग्रेस आरएसएस लास्ट में आपको आता बोल के। सेकेंड चीज़ सुजाता जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये कांग्रेस जो ये प्रोपेगेंडा लेके हिंदुस्तान भर में कि भाई हम सेक्युलर पार्टी और हमारे पास जो आएगा उसको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट मिलेगा। सुजाता जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप तेलंगाना आप देखेंगे, सुजाता जी जरा पहले तेलंगाना के चुनाव इसलिए इसे 4-5 महीने पहले गए यहाँ पर असेंबली के चुनाव पे, हमारी पार्टी थी जो बीजेपी के जो अपने बंडी संजय जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको हराया करीमनगर से। हमारी ये पार्टी थी अरविंद दरिमपुरी को जो अपने निजामाबाद से हराया था। हमारी ये पार्टी थी कि सोमतिया भूपेंद्र राव को हमने हराया
हराया, हमारी ही पार्टी थी एटला राजेंद्र को हमने हराया, हमारी ही पार्टी थी रघुनंदन राव को हमने हराया। जो 5 बड़े लीडर्स है बीजेपी के, हमारी पार्टी जो सो थी, जो उनके सीटों पे असेंबली के हमने उसको शिकस्त दी। और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो सो डम्मी कैंडिडेट फाइल करती है, जहां पर बीजेपी का या उनका जो अपने कोलिजन जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी का जो अगर वहां पर मुकाबला रहा तो वहां पर क्या है, कांग्रेस पार्टी जो अपने एक जो नॉमिनेट करती है कैंडिडेट को, वो डमी कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है। मैं ये बताना चाहूंगा, तेलंगाना के चुनाव कल होने वाले हैं, कल पोलिंग है तेलंगाना स्टेट में मैं ऐसे 8 सीट बताऊंगा जहां पर कांग्रेस पार्टी ने डमी कैंडिडेट्स फाइल किए हैं बीजेपी के खिलाफ। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे सवाल, क्यों किस वजह से? और आपको मालूम पिछले बार असेंबली के इलेक्शन से पहले जो 48 जो हमारे कॉर्पोरेशन जो चुनाव हुए थे हैदराबाद में, जो जीएचएमसी चुनाव हुए थे, 48 सीट पर जो पहली बार बीजेपी ने जो अपने फायदा उठाया था। पहली बार बीजेपी 48 सीट्स पे जो जीएचएमसी ग्राउंड्स में यहां पर आई थी। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स उनके खिलाफ डम्मी ठहरा किया गया? मैं ये सवाल आपसे भी रखना चाहूंगा। और सेकेंड चीज ये है कि ऐसे हिंदुस्तान भर में जो 6 स्टेट्स है सुजाता जी, जहां पर कोलिशन गवर्नमेंट से जो फॉर्म की गई थी, कांग्रेस पार्टी के से कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी स्टेट्स में, वहां पर पूरे बीजेपी जो है सो फिर आ गए वहां पर। आपसे मैं ये भी सवाल रखना चाहूंगा, आप बोल रही कि अपने अब जो है सो मैं थोड़ा टीआर श्रीनिवास साहब से आना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा बताया कि जो है सो अपने फैसल खान ऐसा बोल रहे बोल के। ठीक है श्रीनिवास जी, थैंक यू सो मच, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। बट आप जो है सो मेरे को ऐसा दिख रहा थोड़ा कि आप थोड़े जो है सो अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आप जो है सो प्रभावित हुए जैसा दिख रहा। टीआर श्रीनिवास जी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता था। क्यों? मैं पर्सनल ग्राउंड्स पे एज अ नॉट इन पॉलिटिकल लीडर, मैं आपको पर्सनल ग्राउंड्स पे एक इंटेलेक्चुअल लीडर मानता हूं, बट आप जो डाटा रख रहे हैं श्रीनिवास जी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विद प्रूफ रखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत रखिए श्रीनिवास जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा श्रीनिवास जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मैं आप दोनों बोलते खुद मैं बहुत खामोशी के और बहुत एहतराम से सुन रहा था, क्योंकि आप दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं, मैं एक छोटा मोटा यूथ लीडर हूं, इसलिए मैं सुन रहा था। क्योंकि मैं आप मेरे सवालों को आप जो जहन में रख के उसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपको जैसा मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या हुआ श्रीनिवास जी स्टार्टअप इंडिया का? क्या कंडीशन है स्टार्टअप इंडिया में? आप बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा अगर लाया बोलते कोई स्टेट बोलते वो तेलंगाना स्टेट है। स्टार्टअप इंडिया का मोदी जी ने एक सिर्फ जुमलेबाजी की थी। मोदी जी के जो फॉरेन टूर्स रहते थे, जो लाखों रुपए के कपड़े पहन लेके जो फॉरेन जो टूर जाते थे, जो अरबी मुमालिक जाते थे, जहां पर भी यूरोपियन कंट्रीज फिरते थे, कितने इन्वेस्टमेंट्स लाए बताइए आप मेरे को, कितना क्या लाए आप बताइए ना मेरे को। आप सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा ले रहे हैं। सेकंड चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्या बोलते हैं राम मंदिर के फंड्स का क्या हुआ? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्यों पीएम केयर फंड पे जो है अपने आरटीआई आज तक भी शो नहीं करती? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। पिंक रेवोल्यूशन से जो है सॉल्टरिंग रुक गई श्रीनिवास जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि मैडम बता रहे थे हमारे कि भाई जो शाकाहारी वगैरह कुछ बता रहे थे, उनका ऑडियो कुछ ऑडियोबल नहीं था मुझे, बट बहुत अच्छा पॉइंट बोले, मैं कुछ समझा उनके एक्सप्रेशन से कि मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या पिंक रेवोल्यूशन से क्या सॉल्टरिंग रुकी? क्यों बीफ एक्सपोर्ट में जो है हिंदुस्तान नंबर 1 पे है? श्रीनिवास जी, मैं आऊंगा तेलंगाना स्टेट पे। मैं जब से सुन रहा था प्लीज बिल्कुल श्रीनिवास जी, आप ही के पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे को जवाब नहीं मिल रहा। नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूं कि एक करके सवाल पूछ लेते हैं, ताकि दोनों ही हमारे पर वक्त आओगे, या जिस पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है या जिससे भी बात की जा रही है, उनको अपना प्रॉपर वक्त मिल जाए एक बात रखने का। मैं सुजाता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन श्रीनिवास आपसे फैसल के सवाल आपने भी सुने हैं सुजाता जी। श्रीनिवास जी, वो कह रहे हैं कि क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ इन सारी चीजों का, इन सारी मसलों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाने चाहिए। और उन्होंने तो चैलेंज कर दिया, बोले हमने तो 5 बड़े लीडर्स को हराया था बीजेपी के ही, तो कैसे हमें बी टीम करार दिया जा सकता है? श्रीनिवास जी देखिए, एक बात है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स हमारे पास है इंडिया में। ठीक है, अगर उसमें अगर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता तो यहाँ कैसे ग्रो करते, पहली बात। और ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, 74 थे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, 148 बेच दिया गया एयरपोर्ट्स को। ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, जरा आंखें खोल के देख लीजिए। बिल्कुल दिख रहा है, एक राज्यसभा की तरफ से वो जवाब है जी, देख सकते हैं। हाँ, दूसरा आपके पास 21 टोटल एक्सप्रेस हाईवे से, उसमें से हमने 11 हमने बनाए हैं। ये भी राज्यसभा में फाइल किया हुआ है जी, ये भी हमारे पास है। टैक्स डेवोल्यूशन 2004 से 2014 18.5 लाख करोड़,
2014 से 2023 69.60 अक्रॉस इंडिया। ये कहां से है जनाब? अगर इकोनॉमी अगर काम नहीं कर रही, टैक्स नहीं भरते लोग, तो ये कहां से आएगी? ये भी हमारे पास है। सो फैजल साहब, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं और मेरे पास पूरा प्रूफ है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का और पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का। अगर चाहिए मैं पूरा बुक देता हूं आपको। मैं ये गलत बात की आपने। ठीक है, आप और प्लीज और सुजाता जी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उसका भी जवाब। की बात की जी, फार्मर्स की बात करता हूँ। हाँ। तेलंगाना ट्रांसफर्स 9,645, तेलंगाना फार्मर्स बेनिफिशियरी कितने? 39.58 लाख। ये कहां से है साहब बताइए? ये कुछ ना कुछ ग्राउंड पे काम हुआ ना, टीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर। अगर ये नहीं हुआ, सभी ये हकीकत है, ये सब पार्लियामेंट में क्वेश्चन जो उठाए गए थे सवाल हैं। आप बताइए सुजाता जी का क्या क्वेश्चन था, बताइए आप। सुजाता जी। जी देखिए, एक IIM बनाने के बारे में कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, याद है आपको? वो तो तेलंगाना में अभी बना थी। और जो आपका पालामारू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट था, वो भी आपको याद होगा। उन्होंने क्या कहा था कि उसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। क्या बनाया गया? और मैं मुलुगु में 9 साल के बाद भी जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उसको आपने मतलब उसको सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्यों नहीं किया मुलुगु में? ये आपको बताने की जरूरत है। काजीपेट में जो कोच फैक्ट्री है, उसको क्यों नहीं बनाया गया? भाई जो बातें काजीपेट का ये रहा। हाँ, पूरा पेपर में तो बहुत कुछ काम चल रहा है। काजीपेट का काम चल रहा है मैडम, काजीपेट का काम चल रहा है। मतलब आप क्या सोच रहे हैं? मोदी जी अब 75 साल के होने वाले हैं, क्या चल रहा है? एक्सपेंडिचर हो चुका है। आपने किया नहीं। देखिए, इधर उधर की बातें मत करिए। ये बताइए 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में साल से अब तक चल ही रहा है। जैसे वो बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन तो जापान पहुंच गई होगी, है ना? लेकिन मेरे ये युवा साथी ने अभी कुछ बातें कही, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जो बातें इन्होंने कही कि सुजाता जी, बड़ा 5 बीजेपी के बड़े कैंडिडेट, और दूसरा अहम सवाल उन्होंने ये उठाया था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डमी कैंडिडेट को लेकर आप पर आरोप लगाए गए थे। जी जी जी। मैंने इस बात को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो 9 सीट पर भाजपा ने शुरू में ही अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कराए, वो उनके मेन कैंडिडेट थे। जो बाद के उनके कैंडिडेट आए, वो सारे डमी थे, इंक्लूडिंग माधवी लता। फैक्ट है कि माधवी लता को वहां पर जब लाया गया तो राजा सिंह ने। सुजाता जी, मैं रोकना चाहूंगा, माधवी लता का नाम पहली लिस्ट में आ गया था, लेकिन मैं कुछ और बात कहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो 9 लोग थे, हाँ, वो सही थे, लेकिन मतलब इनके जो मेन कैंडिडेट थे। मगर आप अगर उसमें देखेंगे, उसके बाद के कैंडिडेट थे 9 के अलावा, तो उसमें मैं माधवी लता को इंक्लूड कर रही हूँ, बाकियों को बाद में करूंगी। अच्छा, ठीक है। माधवी लता को राजा सिंह ने पहले दिन ही कह दिया कि इनको टिकट क्यों दे दिया, यानी कि उन्होंने मैसेज भेज दिया कि ये डमी कैंडिडेट है, इनको जिताना नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि पूरे देश में एक माहौल बनाने के लिए ये दिखाया जाए कि कैसे पोलराइजेशन हैदराबाद में हो रहा है, जिसकी कोशिश पूरी करी गई। नवनीत राणा के खिलाफ केस दर्ज हो गया ना, क्योंकि इतनी अभद्र बातें उन्होंने करी है, जिनको मैं दोहराने की स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि ये भाषा केवल भाजपा ही कर सकती है। ये भाषा केवल भाजपा कर सकती है। मुसलमान जो है बैठिया है, जिन मुसलमानों के साथ वो रहते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप दोनों भी एंकर महोदय और BRS के युवा साथी, कि ये बैठे हैं आज, लेकिन ये आपको अपना नहीं समझते। हम समझते हैं अपना, आपको भी हम समझते हैं, इनको भी अपना। भी हमारे हैं और आप भी हमारे हैं, लेकिन ये कहने की हिम्मत इनकी नहीं है, क्योंकि मोदी जी इनको तो पार्टी से निकाल देंगे। सोचिए जरा, सब तो भारतीय है ना, लेकिन घुसपैठ या बुला देना, इतनी अभद्र बातें करना, ये कर रहे हैं। लेकिन जो मैं सीटों की बात कर रही हूँ, इनके जो 7 ऐसे कैंडिडेट लाए गए भाजपा के द्वारा, वो सभी कैंडिडेट हैं जहां जहां BRS ने अपने कैंडिडेट डाले। जहां आप देख लीजिए, कोटगिरी में देख लीजिए, आप चेवला में देख लीजिए, आपको कई जगह पे दिखेंगे कि वहां पे इनकी अंदर की अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है कि जहां पर भाजपा का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उन्होंने उनके हिसाब से रखा है,
वहां बीआरएस का कमजोर, बीआरएस का स्ट्रॉन्ग तो भाजपा का कमजोर, और कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना मजबूत कैंडिडेट दे रही है। हाँ, हैदराबाद में जो पोलराइजेशन हो रहा है उसमें निश्चित तौर पर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है तो नेशनल मीडिया कर रही है ना। आप बताइए, पहली बार माधवी लता जी चुनाव लड़ने आई है, लेकिन वो हर चैनल पे दिखाई दे रही है, यानी कि भाजपा ने ये सोची समझी रणनीति, साजिश का शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही, रणनीति के तहत उनको प्रोजेक्ट किया है ताकि पूरे देश में माहौल बिगाड़ने में मदद हो जाए। लेकिन ये भी बता दीजिए कि हमारे स्पोक्स पर्सन निजामुद्दीन जी ने एक केस किया है हैदराबाद में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये डीमोनाइज कर रहे थे एक कम्युनिटी को। आखिर क्यों उस वीडियो को आरोप इसी तरह के आप पर भी लगते हैं। अगर हम बात करें, रेवंत रेड्डी को अभी पीछे नोटिस मिले हैं अमित शाह जी की, उन्होंने कहा कि फेक वीडियो को आपकी तरफ से इस्तेमाल किया गया। सुजाता जी, अच्छा सवाल। जो फेक न्यूज फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, वो बता रही है कि हम कोई वीडियो डाल रहे हैं। उनसे पूछे राहुल गांधी की वीडियो कैसी बनाई उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि आलू इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। इन्होंने उसको कैसे डॉक्टर किया, उसमें बताया कि राहुल जी ये कह रहे हैं। तो सच्चाई है कि फेक न्यूज फैक्ट्री अमित मालविया चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चलाती है। लेकिन आज जनता के बीच में जो मैसेज आ रहा है उसी के कारण भाजपा भड़बड़ा हुई है। और मुझे लगता है कि श्रीनिवास जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए। श्रीनिवास जी, खुला ऑफर है आपके लिए। नहीं, मैं आज तो मेरे भाग्य धन्य हो गए कि मुंसिफ में आज महान लोग आए हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है देख के, सुन के। हाँ। और ये जिस तरह से डेटा और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के और बोला जा रहा है कि भाई कांग्रेस तो गंगा है, दूध की नदियां बहती है, बाकी तो हम तो कुछ जानते ही नहीं, फेक तो न्यूज तो पूरा भाजपा करता है। क्या बात है। बाकी आप तो बड़े पाक साहब, क्या बात है, आप तो कुछ झूठ ही नहीं बोलते। क्या बात है आपका जितना आता है। नहीं, लेकिन एक अहम मुद्दा उठाया उन्होंने नवनीत राणा के बयान का जिक्र किया। श्रीनिवास जी, अगर उसी पे मैंने उनसे सवाल पूछा इन सारी चीज। नवनीत राणा का जो केस है, आचार संहिता चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस किया है, वो इलेक्शन कमीशन करेगा जो बोलेगा, जो कुछ भी इलेक्शन थोड़ा। फैसल से भी ये सवाल पूछूंगा, आपसे भी पूछ ले रहा हूं, क्योंकि सुजाता जी ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया। वो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट दिया है, वहां बीआरएस ने बिल्कुल डमी कैंडिडेट उतार दिए, और वो कह रहे हैं कि हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप पहले अपना देख लें। देखिए छेवल्ला जो है हमारे जो कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड वन ऑफ द मोस्ट, वो कहते हैं ना, वो हार्ड वर्किंग, जो ग्राउंड लेवल पे विलेज टू विलेज, मंडल टू मंडल काम कर रहे हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। हमने मैंने भी पर्सनली उनके साथ काम किया है। और ऐसे उनके बारे में विचार है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। शी हैज टू डू, हमारे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी कुछ रिसर्च कर ले उनके बारे में तो बोल लेते। और ये डमी नॉट डमी, ये परसेप्शन की बात है। ठीक है, मैं फैसल से भी यही सवाल ले लेता हूँ जी। आप अगर कुछ छोटी सी बात है तो पूरी कर लें श्रीनिवास जी, कोई ये ना कहे मुझे कि भाई मैं बात करने का सही से मौका नहीं देता हूँ, प्रॉपर टाइम सबको मैं दे रहा हूँ। ठीक है फैसल जी, देखिए सुजाता जी पे आपने, फैसल जी की एक बात का जवाब दे दूं मैं जी। इन्होंने अभी कहा था कि 5 जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको बीआरएस ने हराया था। बिल्कुल हराया था, मैं बिल्कुल, जो चीज हकीकत है उसको तो आप नकार नहीं सकते। लेकिन देखिए देश का मूड बदल चुका है। देश जानता है कि अगर भाजपा को कोई इस वक्त टक्कर दे सकता है तो वो जो इंडिया गठबंधन के साथ है। और कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना में आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मुकाबला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त बीआरएस रेलीगेट हो चुका है और मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और यही लोकतंत्र होता है कि कभी आप ज्यादा और कभी हम कम। इसीलिए जब भाजपा के प्रवक्ता और नेतागण इस बात का मजाक उड़ाते हैं ना कि 40 सीट आई कांग्रेस की, अब इतनी आई, तो मुझे इनके ऊपर दया आती है, मुझे इनके ऊपर हंसी भी नहीं आती।
क्योंकि ये तो देश का संविधान है जिसको हमने बचा के रखा, जिसके तहत आप हमें हरा सके, अपने आप को मजबूत कर मैडम, सके। धन्य मैडम। जनता के सामने अरे अरे आप- मैडम, जनता के सामने आप उनको भ्रमित करते ही सही, लेकिन आप उनके साक्षात उनको माताश्री अपने बात आप कर रहे को जैसा वोट दिख रहा, दिलवा माशाल्लाह। सके। लेकिन वही कांग्रेस के जो आज आपको पहचान गई है और आज आपको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है ये भी याद रखिएगा। सुजाता जी, फैसल से श्रीनिवास सवाल ले लेता हूँ। फैसल, अब सुजाता जी से जो तुमने सवाल पूछा था डायरेक्टली उन्होंने उनका जवाब भी दे दिया, लेकिन क्या वाकई ये इस तरह की कोई डील है क्या कि भाई कविता के कहीं अरेस्ट के बाद से कभी आपके कोई पर प्रेशर हो, इस तरह का कुछ मामला है? क्योंकि अक्सर ये बातें कई नेताओं के द्वारा भूली गई हैं। फैसल, अब इसको लेके क्या सोचते हैं? बाकी जो सुजाता जी ने और श्रीनिवास जी ने कहा वो आपने सुना जी। देखिए, मैं अभी जो सुन रहा था हमारे सुजाता जी को, तो मेरे जैसे नॉन माइनॉरिटीज दोस्त ज़्यादा है, तो ऐसा दिख रहा था बेहतरीन एक जो सो अपने अपने भजन में बैठा हुआ हूँ मैं, और ज़बरदस्त तरीके से जो सो सुनाया जा रहा है और लुफ्त ले रही है मुंसिफ टीवी की जो सो व्यूवर्स टीम। और जो है सो ये अपने, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि तेलंगाना में हम आपको उखाड़ फेंकेंगे, बल्कि सुजाता मैडम, आप जो है सो अपने असेंबली इलेक्शंस का हमारा पिछला डाटा ज़रा चेक कर लीजिए। हम सिर्फ 2% वोट से पीछे थे, काफ़ी सीटों पे बता रहा हूँ आपको, मोर देन 70% सीट्स, हम सिर्फ 2% सीटों से पीछे थे। आप ये बोल रहे हैं कि तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार, बताइए 7-6 गारंटी आप जो है 100 दिन में पूरे करते, बोले क्या पूरे हो गए 6 गारंटी आपके? कुछ भी नहीं हुआ। आप सिर्फ जो है थोड़े गारंटीज करें, उसके बाद जो है सब आने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस उल्टे मुंह गिरेगी तेलंगाना स्टेट में। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा हूँ। सुजाता जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज़। और सेकेंड चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है तेलंगाना स्टेट में, कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई हमारे इतने कार्यकर्ता, इतने जो है अपने चीज़ें हम जो करें, क्या करें क्या नहीं करें, तेलंगाना की आवाम जानती है। और तेलंगाना की आवाम ये भी जानती है कि बीआरएस ने क्या किया। और आप आप जो ठेकेदारी की बात कर रहे हैं कि हम जो संविधान की सुरक्षा करते हैं, देश जानता है ठेकेदारी की जो कौन क्या करते हैं, सब सत्ता के भूखे लोग हैं। मैं आप पे एक आपके क्वेश्चन का मैं एक बेहतरीन जवाब देना चाहूँगा कि आपका जो एक क्वेश्चन था कि भाई हम जो एक आप बोले कि हमारे एंकर भाई और जो हमारे टीआरएस के युवा नेता फैसल खान, हम आपके साथ हैं, हम आपको भी अपना समझते हैं, उनको भी अपना समझते हैं। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के तहत अगर बात करना चाहूँगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी है तो वो हमारी खुली दुश्मन है, जो सामने से हमको वार करती है, जैसा कि मॉब लिंचिंग, जैसा कि जो है बुलडोजिंग, जैसा भी जो भी करती है मुसलमानों पे, वो बीजेपी सामने से करती है। और कांग्रेस वो जमात है जो हमारे सफ में ठहर के हमको पीछे से धप्पा मारती है। ये बात मुसलमानों को स्पष्ट तरीके से समझनी चाहिए। और सेकंड चीज, मैं अब आऊंगा जो टीआर श्रीनिवास साहब से। टीआर श्रीनिवास साहब, आप जो है अपने बहुत अच्छे मेरे को डाटास दिए, थैंक यू सो मच, मैं उस पर स्टडी करूंगा। और सेकंड चीज, टीआर श्रीनिवास साहब, आप मुझे ये भी बता दीजिए क्या हुआ भाई भैयाराम स्टील फैक्ट्री का, क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया सेंट्रल की तरफ से, ये बताइए। आपके पास अगर डाटा है तो मैं देखना चाहूंगा उस पे, क्यों कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, आपको मालूम है भैयाराम। और आप ये बताइए कि अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक आईटी, एक आईआर, आपकी 10 साल से आपकी हुकूमत थी सेंट्रल में, 10 साल से आपकी हुकूमत थी, एक नया प्रोजेक्ट आप हैदराबाद में स्टार्ट कर सके या नहीं कर सके? गोल्डन फ्यूचर आप बताएं हम लोगों को कि भाई एम्बिशंस ऑफ लैक्स ऑफ पेरेंट्स का अगर आप बताएं कि भाई हम जो है ये चीज़ हम लेकर आएंगे, बोल के आज तक नहीं लाई गई। जो है बोले इरिगेशन प्रोजेक्ट के वास्ते जो बोले आप रैप करके रखे उसको, हर वो चीज़ को। मैडम ने, सुजाता मैडम ने भी एक अच्छा सवाल पूछा था खाजीपेट का, मैं उस पर भी स्टडी करना चाहूँगा। एक नवोदया, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक आईआईटी, एक ट्रिपल आईटी, एक जैसा आईआईएम, एक आईएएस AR, कुछ तो भी एक IND NIDA, कुछ तो लाए आप सेंट्रल एजेंसीज, कुछ तो एक जो है हमारे तेलंगाना को लाए। 10 साल से आप पावर में थे, कुछ भी न ला सके। आप जो है हैंडलूम पे तो आप GST लगा के हैंडलूम वर्कर्स के लिए तो आप जो है घोषित कर दिए कि भाई आप जो है सबसे खिलाफ अगर कुछ है तो वो हैंडलूम वर्कर्स के खिलाफ है। आप एक 2 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप जो है एसेंशियल प्राइसेस, जैसा मैडम बता रहे हैं कि 40% भी बढ़ गया है एसेंशियल प्राइसेस। क्यों एसेंशियल प्राइसेस में नहीं हो रहा? आप बेहतरीन सवाल में, और एक अच्छा ये आपसे सवाल, ये इसका जवाब मैं जानना चाहूंगा श्रीनिवास जी। 80 करोड़ लोगों को आप जो है राशन बांट रहे हैं, कि ये चीज इंटरनेशनली कैसा इंपैक्ट करती है हम पे? इंटरनेशनली हम पे कैसा इंपैक्ट करती है कि भाई हिंदुस्तान देश में जो 5 ट्रिलियन का ख्वाब देखता है, उसमें 80 करोड़ आज इतने पुअर है जिसको उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट राशन फ्री बांटती है। बेहद शर्म की बात है इस चीज। ठीक है श्रीनिवास जी, चले जवाब दे दें आप। आपने सुना क्या कहा उन्होंने, क्या 80 करोड़ का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके इलेक्शन में भी है और लगातार कहा जा रहा है कि इलेक्शन, ये राशन जो है वो बंद नहीं होगा, लगातार इतने लोगों को राशन मिलता रहेगा। जी श्रीनिवास जी बताएं। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ जी।
सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, ठीक है, तेलंगाना। 66 routes awarded to Telangana by Airport Authority of India under bidding rules, यानी आपका एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। MMDS में हमारा शेयर जो था कंट्रीब्यूशन हमने 1153 हमने दिया है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जब 2022 तक जब BRC सरकार थी, पेंडिंग उनकी तरफ से 290 करोड़ अब तक उन्होंने दिया नहीं था। हमने अपनी तरफ से वादा पूरा किया। इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड, ये पूरा लिस्ट है जो पार्लियामेंट में सबमिट किया है, मैं फैजल जी से भी शेयर कर सकता हूं। और अमृत मिशन फेज 1 833 करोड़, जितने भी म्युनिसिपैलिटीज थे 12 म्युनिसिपैलिटीज 66 प्रोजेक्ट्स डन, हमने पैसा दिया है, ये जा चुका है, इट हैज बीन फाइल्ड इन द पार्लियामेंट। सेकंड फेज जो चल रहा है 2870 करोड़ 143 सेकंड कैटेगरी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे माननीय फैजल जी ने बोला कि क्या लेके आए तेलंगाना के लिए सेंट्रल असिस्टेंस में बहुत सारे, अभी मैं बोलना चालू करा, पूरी पार्लियामेंट का पूरा क्वेश्चन में उठा के लेके आइए, मेरे को पता था ये क्वेश्चन उठने वाला है। क्यों बड़े बड़े कंपनीज जो हम हार्डली जो हम जो इंडस्ट्रीज लेके आए थे, क्यों जो है गुजरात अपने बड़े बड़े कंपनी जो बीजेपी रूल स्टेट्स की तरफ क्यों मूव हो रहे हैं श्रीनिवास जी? देखिए, सबसे पहली बात ये बात आपके जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री केसीआर से पूछना चाहिए, केसीआर जी उससे पूछना चाहिए। देखिए, अभी जो रेवंत रेड्डी जी ने और इनके स्टाइलिंग में आप जरा कंपेयर करिए। रेवंत रेड्डी साहब 1-2 मीटिंग किए, उनको जो चाहिए था एज अ हेल्दी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उनको अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री से ठग करके मिला। माननीय केसीआर साहब 10 साल में यार एक प्यार मोहब्बत की 2-3 मीटिंग कर लेते तो मिल जाता ना। हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन भाई बहन, दो भाइयों के बीच में क्या मन मुटाव। जैसा कि हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बोले, मैं आपको वही दोहराना चाहूंगा, हम जेब में नहीं रहेंगे या हम जेल में रहेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक वॉशिंग मशीन बनी हुई है फिलवक्त हिंदुस्तान भर में। आप देखेंगे सबसे बड़े स्कैम्स अजीत पवार जी, आप देखेंगे जो है सबसे बड़ा स्कैम अगर जो है अपने हेमंत बिश्वा शर्मा जी, जो भाजपा में आते हैं वो स्कैम फ्री, स्कैम प्रूफ, और जो उनके दामन में एक दाग नहीं रहता है, उनके दामन में एक दाग नहीं रहता है। क्यों सेंट्रल एजेंसीज, बता रहा हूं आपको, सीबीआई, ईडी, आईटी, क्यों आप जो है आपके हथियार के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्यों, आप बताइए मेरे को, आपके जो दोस्त थे, आपके साथ जो अलायंस में ठहरे हुए उन पे क्यों आईडी सीपीआई रेड्स नहीं होते हैं, क्यों हम पे होते हैं? इसका भी जवाब दीजिए ना आप बताइए। जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, नहीं करे तो उसके ऊपर आईडी सीपीआई वगैरह वगैरह सब चीज आप अगर बेबुनियाद है, मैं प्रूफ दूंगा आपको, मैं बताइए, आप हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब, एक आईटी, एक सीबीआई, एक आईटी रेट, बताइए। आप केसीआर पे ब्लेम मत करिए, आप केसीआर पे मत ब्लेम करिए। हेमंत बिश्वा शर्मा जो एक मिनट अरे एक मिनट, आप जब बात कर रहे हैं तो श्रीनिवास जी साहब मेरी बात भी सुन लीजिए ना। आप सुनिए, आप आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उन पे कितने बड़े एलिगेशन है, कितने बड़े स्कैम में आए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अजीत पवार जी 25,000 करोड़ के स्कैम में आए, आपके पास आए, दामन धुले गया उनका। ये बताइए, आप सेंट्रल एजेंसी से है ना। श्रीनिवास जी, मैं आपसे जी फैसल, मैं श्रीनिवास जी जवाब लूंगा आपसे, लेकिन मैं सुजाता जी के पास जाना चाहूंगा। सुजाता जी, आपने सुना पूरी तरीके से वो श्रीनिवास जी के सवाल को, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे जी, अपनी बात रख सकते हैं। जी देखिए, बहुत जरूरी है समझना, और मैं अपने युवा साथी को फिर एक बात कहूंगी कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट हम बांटने का काम नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि पूरा देश सेक्युलरिज्म को फॉलो करे, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भारतीय है उसके अंदर सेक्युलरिज्म वाली आत्मा, डीएनए होगी ही होगी। तो इसमें किसी का हम सवाल नहीं उठाते हैं। और देखिए, विषयों पर हम तर्क वितर्क करते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आज श्रीनिवास जी जैसे व्यक्ति हैं जो कम से कम भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ सेंस वाली बातें भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ श्रीनिवास जी से कि भाजपा के
कार्यकाल के दौरान आखिर जो अभी फैजल जी ने भी बोला था बयारम स्टील प्लांट के बारे में, लेकिन एक और भी तो था, हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में जो ITIR, उसकी योजना धराशायी क्यों कर दी आपने, ये आपको बताना पड़ेगा। यूपीए की सरकार ने 2014 में जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तभी हमने इसका वादा किया था ना 2014 में, और उसके बाद ये दोनों की दोनों परियोजनाएं जो है ये धराशायी हो गई जब आपकी सरकार आई। आपको पता है कि अगर ITIR की बात करते हैं तो 2.19 लाख करोड़ जो रुपए थे उसका निवेश उसमें होने का था, 15 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलना था। और अगर आपने इतनी बड़ी योजना को फेल कर दिया तो कितनी बड़ी नाइंसाफी हमारे युवाओं के साथ आपने करी है। कभी सोचा है? आप तो तेलंगाना से आते हैं, सरकार आपकी होगी केंद्र में, तो आपको तो कहना चाहिए था कि हमारे युवाओं को नौकरी देंगे तो हमारे को वोट मिल सकता है। लेकिन आप वोटों की ये कैसी राजनीति करते हैं कि जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, और देखिए हमारी तो सरकार नहीं थी, BRS की सरकार थी, तो मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर उनकी सरकार के समय में भी आपने ऐसा किया तो क्यों किया। काजीपेट के बारे में आपको याद करा दूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र, जिसको आप संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें आपने वादा किया था ना। फिर अचानक से क्या नाम था उनका, आपके जो रेल मंत्री थे मनोज सिंह, उन्होंने आके क्या किया? देखिए आप ये जो है ना पेपर पे मत दिखाइए, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने अचानक से आकर घोषणा कर दी थी कि देश में अभी कोई भी कोच फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। और बताइए महाराष्ट्र में कोच फैक्ट्री दे रहे हैं, गुजरात में सारी चीजें दे रहे हैं, तो भाई आप बताइए कि तेलंगाना के साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई? मेरी सरकार नहीं थी। ठीक है सुजाता जी, क्योंकि अब मेरे पास वक्त की कमी है तो मुझे बस एक लास्ट सवाल के साथ मदिरा उप कोटा है, अगर जाति जनगणना नहीं होती तो आप उसको उप कोटा कैसे देंगे मदिरास को? ये भी जवाब दीजिए ना। ठीक है, जवाब सुजाता जी मैं जरूर लेता, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं आप तीनों से ही दो सवाल आपसे तो बनते हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से। BRS से एक अलग सवाल ले लूंगा क्योंकि वो सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 285 अभी तक लोकसभा में हो चुके हैं चुनाव, 10 प्रदेशों की 96 सीटों पर कल मतदान होना है। कहाँ खड़े हैं बीजेपी और कहाँ खड़े हैं इंडिया गठबंधन या NDA गठबंधन? मैं आप दोनों इसका बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। और फैसल खान से मैं बात करके फिर इसको मैं कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं श्रीनिवास जी आपसे पूछूंगा। देखिए हमारा लक्ष्य तो वही है 400 पार। ठीक है। और बहुत लोगों को टक रहा है कानों में और आंखों में। अच्छा लग रहा है देख के। मैं बोलना चाहूंगा 400 पार नहीं, अभी मैंने 400 पार का आंकड़ा, मैं अगर ये 7वें चरण की बात हो रही होती तो मैं जरूर इन बातों पे, मैंने पूछा अभी तक 285 पर हो चुके हैं, 96 सीटों पर और चुनाव होने हैं, अभी तक कहां देख रहे हैं? 400 पार एक ख्वाब है जो पूरा अच्छा हमने ये तीनों चरण में अच्छा हमने जो जिस तरह से वोटिंग हुआ है हमें संकेत मिले हैं, हम अच्छे स्थिति में हैं। अच्छे या बहुत अच्छे? क्योंकि 400 पार करने के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा आपको। देखिए अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अच्छे हैं, समझ ठीक है, लीजिए हम अपने टारगेट पे हैं। ठीक है। सुजाता जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उससे साफ है कि ये कितना डरे हुए हैं, क्योंकि गांव के गांव मैंने 4 महीने शॉर्ट में करिएगा सुजाता जी क्योंकि वक्त की कमी है जी। 4 महीने तो ज्यादा वक्त गुजारा तेलंगाना में, जनता के बीच में रही हूँ मैं AC कमरों में नहीं बैठती जैसे भाजपा का वो शानदार मैंने ऑफिस देखा। लेकिन जनता ये कह रही है, और क्या कह रही है, तेलंगाना प्रजालू अंटुनारू, कांग्रेस की 17 भाजपा की 0 अंटे, ये है सच्चाई। ठीक है। फैसल खान, क्योंकि आप अभी सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 17 में से कितने की आप उम्मीद कर रहे हैं कल चुनाव होना है? कम से कम क्या आपके लिए हिसाब से रिजल्ट होने वाले हैं? देखिए उम्मीद है तेलंगाना की आवाम से कि वो देखेगी और सोचेगी और समझेगी कि BRS ने क्या किया पिछले 10 सालों में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा मेहनत जो ग्राउंड पे है उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि तेलंगाना की आवाम पे है कि उन्होंने जो सो ज़्यादा से ज़्यादा BRS की सीट्स चुनकर लेकर आए। और मैं अगर टाइम है तो मैं नहीं है बड़े माजरत के साथ, अगर शॉर्ट में 10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको भी टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए आप 400 पार एक अच्छा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है श्रीनिवास जी, सुजाता जी हमारी होगी। ओ भाई, अच्छा दिखा आपके मुंह से, हमको तो कानों में आंखों में चुभ रहा था मगर आपके मुंह से अच्छा दिखा।
चलिए सुजाता जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्रीनिवास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फैसल खान का भी शुक्रिया। और मैं साथ साथ अपने मतदाताओं से भी कल के लिए अपील करना चाहूँगा कि कल वोटिंग होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें, और जो भी आपका बेहतर कैंडिडेट आपको लगता है, बेहतर पार्टी आपको लगती है, या जिसको लगता है कि आपको वाकई चुनाव में उनको वोट देना चाहिए, आप उनको वोट देकर आएँ। अगर नहीं भी लगता है कि कोई बेहतर नहीं लग रहा है तो कम से कम नोटा का बटन दबा के आएँ, लेकिन वोट जरूर करके आएँ। वोट आपका हक है, वोट आपका एक वोट जो है बहुत सारी चीजें बदल सकता है, और 5 साल के लिए कैसी सरकार होगी ये आपका एक वोट ही इस पर डिपेंड करता है। मैं अपने सभी मतदाताओं से एक बार फिर अपील करता हूं कि वोट जरूर डालें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचें मतदान पर, और जो मतदान करने के लिए, और जो नहीं जा रहे हैं उनको भी समझाएं कि भाई वोट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।